Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So in our previous class we have started your first chapter from history, that is the French Revolution, and today we are going to continue the chapter from page number 4, the outbreak of the revolution. सो एट दैट टाइम ऑन 5 मई 1789 जो वहाँ के किंग थे लुइस 14 कॉल टुगेदर एन असेंबली, उन्होंने एक असेंबली मीटिंग को गैदर किया इन द हॉल ऑफ द 3 स्टेट्स टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। जब उनको ये लगा कि उनके जो ट्रेजर है वो खाली हो रहा है, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, सो डिफरेंट टाइप के नए नए टैक्सेस को इन्फॉर्म करने के लिए, बताने के लिए लोगों को गैदर किया, और जिसमें जो तीनों स्टेट्स के लोग थे उनको बुलाया गया। उसमें उन्होंने बताया कि जो ईच स्टेट के लोग हैं उनको सबको 1 वोट मिलेगा, लेकिन जो थर्ड स्टेट हैं उन्होंने क्या डिमांड रखी कि हर एक मेंबर के पास 1 वोट होना चाहिए, रादर कि स्टेट वाइज होना चाहिए। और उन्होंने ये भी डिमांड रखा कि वोटिंग जो है इक्वली कंडक्ट होनी चाहिए और इन अ फेयर मैनर। उसमें और भी ज़्यादा थे, जो 2 स्टेट्स के लोग थे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनको बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट की गई थी, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके लिए स्टैंडिंग, उनको खड़े रख के ही मीटिंग की जा रही थी। तो जिसकी वजह से जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उनमें एक टर्मोइल आ गया था कि उनको इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना होगा। सो ऑन द 14 जुलाई 1789 क्राउड जो है गैदर्ड हुई और डिस्ट्रॉय करने लगी जो प्रिजन था, जो वहाँ का बेस्टील में जो प्रिजन था वहाँ के लोगों को, और जितने भी प्रिजनर्स थे वो भी वहाँ से निकल के ये जो टर्मोइल जो स्टार्ट हुआ था बाय द थर्ड स्टेट उनको ज्वाइन करने लगे, और जो किंग थे उनके अगेंस्ट में एक्शंस लेने लगे। फाइनली द किंग एग्री टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची रूल, और इसके बाद फाइनली किंग ने अग्री कर लिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल था कि एक गवर्नमेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल होना चाहिए सबके ऊपर, ना कि कोई किंग या क्वीन रूल करेगा। और जो चर्च की जो लैंड थी, जितने भी लैंड्स चर्च के अंडर में थी, जहाँ पे चर्च जिसको कैप्चर कर रखी थी, वो सारी लैंड्स को फ्री करवा लिया गया था बाय द चर्च। ओके, नेक्स्ट इज फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची स्टैब्लिश हो गई थी, गवर्नमेंट का रूल स्टैब्लिश हो गया था। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। पावर वॉज असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, और इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट टाइप्स की पावर दी गई थी। जैसे हमारे भी गवर्नमेंट में आप देखते होंगे डिफरेंट मिनिस्टर्स के पास में डिफरेंट फील्ड्स असाइन कर दी जाती हैं कि किसको कौन सी फील्ड को देखना है, किस फील्ड के वर्क को देखना है। उसी तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल असेंबली इस्टेब्लिश हो गई थी फ्रांस में, तो डिफरेंट टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस थे उसको सेटअप कर लिया गया था कि कौन से इंस्टीट्यूशंस किस चीज़ को लुक आफ्टर करेगा। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दिस मेड अ फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। और जो नेशनल असेंबली थी उसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ओके, द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वेयर क्लेस्ड एज पैसिव सिटीजन्स, और जो रिमेनिंग मैन और वुमेन थे जिनका पहले ऑर्डर चलता था बाय बर्थ, जिनको प्रिविलेज मिली ये थी, वो अब एक सिर्फ पैसिव सिटीज़न की तरह वहाँ पे रह रहे थे। मींस उनका कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो पा रही थी, ना ही कोई उससे फॉलो कर रहा था। नेक्स्ट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। जब ऐसे नेशनल असेंबली स्टैब्लिश हो गई उसके बाद कुछ डिक्लेरेशन हुए राइट्स के, मैन और जो भी वहाँ के सिटीजन्स थे उनके लिए, जिनको सबको फॉलो करना था। वो कौन कौन से राइट्स थे? सो डिफरेंट टाइप्स के रूल्स डिक्लेयर कर दिए गए थे वहाँ के सिटीजन्स के लिए, जिन्हें सबको फॉलो करना था। Like the constitution begin with a declaration of rights of men and citizen, rights such as right to live, freedom of speech, freedom of opinion and equality before law as were established as the rights. So कौन कौन से rights वहाँ के citizens को दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली सेटअप होने के बाद? right to live,
right to freedom of speech, freedom of opinion and equality before law. Each right belonged to each human being by birth and could not be taken away. और ये सारे राइट्स सबके पास बाय बर्थ सबको दिए जाने लगे और उनसे ये राइट्स कोई भी नहीं ले सकता था. इट बिकेम द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट. और ये एक तरह से ड्यूटी बन गई थी स्टेट की कि जितने भी जो नेचुरल राइट्स दिए गए हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. इसके बाद द जैकोबियंस, जितने भी जो पुअर पीपल थे जो कि बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे या बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं थे, उन लोगों ने पॉलिटिकल राइट्स, द पीपल हु वेयर पुअर वेयर नॉट गिवन पॉलिटिकल राइट्स. और जो पुअर लोग थे जिनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे उन्होंने अपना एक क्लब फॉर्म किया जिसका नाम रखा द जैकोबियंस क्लब. द मोस्ट पॉपुलर क्लब वॉज दैट ऑफ द जैकोबियंस. और उन सब में सबसे पॉपुलर क्लब कौन सा था? जैकोबियंस. जहाँ पे स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिस्ट, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, ये सारे लोग वहाँ पे कलेक्ट होके, गैदर होके जो गवर्नमेंट थी या जो पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का चल रहा था उसके अगेंस्ट में या उसके फेवर में डिफरेंट प्लान्स या मीटिंग्स करते थे. इसीलिए इस क्लब का नाम द जैकोबियंस क्लब था. ओके. सम ऑफ द फिलोसफर्स जो सबसे ज़्यादा वॉलेंट्री जैकोबियंस क्लब में इन्वॉल्व थे वो कौन कौन से थे? मॉन्टेस्क्यू, वोल्टायर, रूसो एंड अदर फिलोसफर्स. ये सारे फिलोसफर्स ऐसे थे जो कि जैकोबियंस क्लब या जो मोनार्ची थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी, सो मॉन्टेस्क्यू, वोल्टायर, रूसो और अदर फिलोसफर्स थे, वो सारे किसके फेवर में थे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जो नेशनल असेंबली थी उनके फेवर में. और जो द जैकोबियन क्लब फॉर्म हुआ था जिसमें पुअर पीपल जो गैदर होकर पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर डिस्कशन करते थे उनके फेवर में थे ये सारे फिलोसफर्स भी. सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास.